नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर शानदार सेशन की और हम मुगल वंश पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने बाबर पढ़ा था। बाबर में हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ी थी कि बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी। आप कहेंगे मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर का जन्म 1483 फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम था कुतुब निगार खानम। पिता तैमूर वंशज था और माता मंगोल वंशज थी, चंगेज खान की वंशज थे। इनके मिश्रण से एक नए वंश को जन्म दिया गया, मुगल वंश। 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, जब पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने जीता। बाबर का जो अर्थ है वो निडर है। ठीक है, हम बात करेंगे। बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा किया और 1507 में बाबर ने काबुल में चांदी के सिक्के बांटे। प्रत्येक काबुलवासी को चांदी के सिक्के दिए थे। बाबर ने कलिंदर की उपाधि धारण की, कलंदर की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की, पादशाह या वादशाह की उपाधि धारण की। ये बातें हम सब पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्यों की। बाबर की बात चल रही है, अभी हम बाबर ही पढ़ रहे हैं। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम बाबर के बारे में ही बात कर रहे हैं। बाबर, तो आप कहेंगे सर बाबर मुवैयान पद शैली का जन्मदाता कौन है? द फाउंडर ऑफ मुवैयान स्टाइल ऑफ पोइट्री। आप कहेंगे सर मुवैयान पद शैली का जो जन्मदाता है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर कौन होगा? आप कहेंगे फाउंडर ऑफ मुवैयान। तो आप कहेंगे सर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। मुवैयान पद शैली का जन्मदाता कौन होगा? तो वो होगा बाबर। ठीक है, कौन है बाबर? बाबर ने अलंकार शास्त्र पर रियासत ए उसज नामक पुस्तक लिखी थी। कि बाबर के द्वारा अलंकार शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी गई, जिसे हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर रिसाल ए उसज के नाम से जाना जाता है। बाबर ने खत ए बाबरी नामक एक नई शैली का प्रारंभ किया। खत ए बाबरी किसके द्वारा प्रारंभ की गई एक नई शैली थी? आप कहेंगे बाबर के द्वारा। रिसाल ए उसज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बाबर के द्वारा। कौन सी पद्धति या कौन सी पद शैली बाबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी? मुवैयान पद शैली। कौन सी? मुवैयान पद शैली का जन्मदाता कौन है? बाबर है। बाबर ने एक पुस्तक लिखी है अलंकार शास्त्र पर, जिसे रिसाल ए उसज कहते हैं। बाबर ने ही खत ए बाबरी नामक एक नई शैली का प्रारंभ किया था। क्या ये पॉइंट हमने पढ़ लिए? सारी पॉइंट हमने यहां पर पढ़ लिए हैं। किसी को कोई समस्या प्लीज जल्दी से बताइए। हालांकि आपने लिख लिया होगा क्योंकि पीडीएफ आपको कल मिल गई थी, है ना? कल ये पीडीएफ आपको मिल गई थी। चलिए जल्दी से बताइए। सर इनको याद करने का तरीका है केवल रिवीजन, कोई और तरीका नहीं है। केवल रिवीजन पढ़ो, 4-5 बार पढ़ते रहो, याद होगा। नदीम जी प्लीज बताएं क्या कंफ्यूजन है? प्लीज बताएं क्या कंफ्यूजन है? अगर आप कंफ्यूजन लिखकर बता देते शायद मैं जल्दी बता देता, है ना? पहले आप मैं करते हो सर प्लीज कंफ्यूज्ड ही में बताओ। अब आप कंफ्यूजन अगर पूछ लेते तो मैं बता देता, है ना? लेकिन आप पहले लिखोगे क्वेश्चन, फिर 4-5 कमेंट के बाद फिर एक लिखोगे अपना कंफ्यूजन, जब तक मैं इधर मुड़ जाऊंगा। चलिए बताइए, चलिए बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, देखिए रिवीजन एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास याद करने का, और कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं कि सर बाबर जो है तुर्की भाषा का पंडित था। बाबर को तुर्की भाषा का पंडित माना जाता है कि इसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, बाबरनामा। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी एक ही है। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप मुझे बताइएगा सारी चीजें। हम बात करेंगे सर बाबरनामा में किसका वर्णन है? बाबरनामा का जो वर्णन किया गया है वो बाबर ने किया, और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो बाबरनामा जो है ये आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। और भूमि मापने का जो गज ए सिकंदरी है किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। ठीक है, देखिए स्लॉट बुकिंग के परेशान मत होइए। कल अंकित सर ने एक वीडियो बनाया, अभी आप शॉर्ट देख लीजिए। अंकित सर ने पूरा वीडियो बना दिया है, ठीक है, उन्होंने पूरी डिटेल उसमें दे दी है।
अब बाबर के द्वारा दो महत्वपूर्ण खेल स्टार्ट किए गए थे, एक तो गंजीफा था और एक इश्कबाजी था। एक गंजीफा और एक इश्कबाजी। यहां पर हम बात करेंगे सर गंजीफा और इश्कबाजी के बारे में। तो गंजीफा जो है ये क्या है, ये ताश का एक खेल है जिसमें गौरव माहिर है। ताश का एक खेल है गंजीफा जिसमें भैया ताश खेलते हैं, और इश्कबाजी, इश्कबाजी में भी गौरव माहिर है। इश्कबाजी का मतलब यहां पर क्या होगा, आप कहेंगे सर इश्कबाजी का मतलब है कबूतरों की रेस। हैं, कहीं इश्कबाजी दूसरी तो नहीं समझ बैठे आप लोग? गौरव तो समझ के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अरे सर मैं तो इसका मास्टर हूं। ठीक है, यहां पर इश्कबाजी का मतलब है कबूतरों की रेस। किसकी रेस? कबूतरों की रेस। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है इश्कबाजी का? इसका मतलब है कबूतरों की रेस। जो कबूतर करते हैं ना, कबूतर, कबूतरों की रेस। ठीक है जी। और गंजीफा है ताश का खेल। किसका जी? ताश का खेल, ताश का खेल, जो कार्ड खेलते ना, कार्ड। चलिए कि सर गंजीफा कार्ड का खेल है, ताश का खेल है, और कबूतरों की रेस है इश्कबाजी। ये किसने प्रारंभ किया था? बाबर ने। सड़क मापने की एक पैमाना था गज ए बाबरी, किसने स्टार्ट किया था? बाबर ने। बाबर ने आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। बाबरनामा जिसे हम क्या कह सकते हैं, बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तो यहां पर हमने लिख लिया है जी तुजुक ए बाबरी। बहुत अच्छे से हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हमारी हो रही हैं। हम बात करेंगे, और मैंने आपसे कहा है कि मैं सैटरडे में मैराथन लगाऊंगा सुबह 9 बजे से। सैटरडे में हम मैराथन करेंगे सुबह 9 बजे से, जिसमें हम पूरा राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। बाबर ने ज्यामितीय विधि से बाग स्थापित किया था, जिसे नूर अफगान कहा गया। नूर अफगान जो बाग है, ये ज्यामितीय विधि के द्वारा लगाया गया। ज्यामितीय विधि मतलब इसमें पेड़ के सामने पेड़ है। ठीक है, जैसे यहां एक पेड़ हो गया, यहां एक पेड़ हो गया, यहां एक पेड़ हो गया, यहां एक पेड़ है, यहां एक पेड़ है, यहां एक पेड़ है, यहां पेड़ है, यहां पेड़ है, यहां पेड़ है। मतलब जितना डिस्टेंस यहां इनमें है, इतना ही डिस्टेंस इनमें है। ठीक है, तो इस पद्धति पर यह बाग लगाया गया था। अब इनका बराबर डिस्टेंस ऐसे होगा, ऐसे ऐसे भी इनमें आपस में बराबर डिस्टेंस होगा। इसे बोला गया ज्यामितीय विधि से। ठीक है, कहां पर? आराम बाग। और आराम बाग कहां है? आगरा में। तो भैया आगरा में एक बाग लगाया था जिसे नूर अफगान या आराम बाग के नाम से जाना गया। कि आराम बाग की स्थापना, जिसे नूर अफगान के नाम से जाना जाता है, ज्यामितीय विधि से किसने की थी? आप कहेंगे सर ये किसने की थी? तो ये स्टार्ट की थी भैया बाबर ने। कहां? बाबर ने। एप्लीकेशन पर लगेगी ना मैराथन, तो आपकी एप्लीकेशन पर ही मैं मैराथन लगाऊंगा। ठीक है, आप बता देना सबको कि अजीत सर की 9 बजे से सैटरडे में मैराथन है। तो कोई, वैसे तो मैं सबको बोल ही दूंगा, लेकिन आप भी अपनी क्लासेस में बोल देना कि सुबह 9 बजे कोई क्लास प्लीज ना लगाएं, रिक्वेस्ट कर लेना, है ना, क्योंकि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आज। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस मैं खत्म कर पाऊं। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बात करेंगे। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? बाबर ने। किसने? बाबर ने। बात करेंगे कि सर बाबर के द्वारा कौन से चांदी के सिक्के चलाए थे? शाहरुख चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? बाबर ने। कि सर शाहरुख चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? बाबर ने। नूर अफगान, नूर अफगान जो आराम बाग के नाम से जाना जाता है, ये किसने चलाए थे? कौन कौन भैया बताएंगे? फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। तो बाबर ने। किसने? बाबर ने। चलिए चलिए, बहुत अच्छे से भैया रिवीजन तो मैं क्लास में याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक ही लाइन को कई कई बार बोलता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैं आपसे पूछता भी हूं कि सर बाबर ने ज्यामितीय विधि से कौन सा बाग आगरा में लगाया था? आप कहेंगे नूर अफगान। क्या कहा जाता था? नूर अफगान नामक बाग को आराम बाग भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट है कि सर बाबर का फारसी, बाबरनामा फारसी में अनुवाद पाइंदा खान ने किया था और अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। खाने खाना भी कहते हैं। ठीक है, फारसी अनुवाद का बाबरनामा जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया था बेवरीज ने, श्रीमती बेवरीज ने। कि सर जो बाबरनामा है तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया दो लोगों में, पाइंदा खान ने और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना वही व्यक्ति हैं जो हिंदी के महान कवि कहलाए, अब्दुल रहीम दास।
कौन? रहीम दास के नाम से जाने जाते हैं, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, बात आती है कि फारसी अनुवाद जो बाबरनामा था, फारसी अनुवाद बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बेवरीज ने। ये एक अंग्रेज महिला थी। बेवरीज एक अंग्रेज महिला थी, श्रीमती बेवरेज के माध्यम से जो बाबरनामा जिसे फारसी में ट्रांसलेट कर दिया था पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान ने, इसको किस में बदल दिया? तो आप कहेंगे सर, यहां पर हमने कहेंगे कि सर इसे किस में बदल दिया गया था? तो इसमें बदल दिया गया भैया अंग्रेजी में। किसने? बेवरीज ने। चलिए बहुत बढ़िया। पारसी जो ट्रांसलेट था बाबरनामा का, इसका किसने ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में? बेवरीज ने। बेवरीज कौन थी? तो एक अंग्रेजी इतिहासकार थी। ठीक है, चलिए प्लीज लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने लिख लिया। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, चलिए ज्यादा आप लोग इसको पढ़ते हुए चलिए। पीडीएफ मैंने कल आपको दे ही दी थी। सर गागर में सागर बुक से पढ़ता हूं और क्लास लेता हूं। अरे गजब अंशु जी, बहुत बढ़िया, फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलिए आप लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। आगे बात आती है निर्माण। बाबर ने क्या क्या किया है? देखिए बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया, जामा मस्जिद बनवाई, आगरा की मस्जिद बनवाई, बाबरी मस्जिद। देखिए बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनवाई गई। इसकी नींव किसने रखी थी? नींव मीर वाकी के सम्मान में रखी थी। क्या आप कहेंगे सर बाबरी मस्जिद को भैया बाबर के सेनापति मीर वाकी के द्वारा रखवाई गई थी। ठीक है, अयोध्या में। और बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने विध्वंस कर दिया था। ठीक है, आगरा की मस्जिद आगरा में बनवाई थी। जामा मस्जिद संभल वाली जो जामा मस्जिद बहुत सारी जगहों पर है, दिल्ली में है, हैदराबाद में, हर जगह पर जामा मस्जिद है। तो यहां पर हम बात करेंगे। चलिए कोई भैया कह रहे थे सर आप मेरी सुन रहे हैं, दिल धक धक कर रहा है। क्या बेटा आपका मैसेज चला गया, मुझे पता नहीं आपने क्या क्या बोला था। हमने पढ़ना है कि बाबर के द्वारा काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था? पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। जामा मस्जिद कहाँ बनवाई थी? संभल में। आगरा की मस्जिद कहाँ बनवाई थी? आगरा में। बाबरी मस्जिद कहाँ बनवाई थी? अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में। तो क्या ये सारे पॉइंट हम लोग लिख पाएंगे? या नहीं लिख पाएंगे? जल्दी से मुझे बताइए। चलिए बता दीजिए अच्छे से, आप बताइए कि सर बाबरी मस्जिद अयोध्या में, आगरा की मस्जिद आगरा में, जामा मस्जिद संभल में और भैया काबुली बाग मस्जिद पानीपत में किसने बनवाई थी? तो कौन भैया बता देंगे? चलिए बता दीजिए। सारे पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए लिख लीजिए। आप कहेंगे सर ये बाबर के द्वारा करवाया गया, बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है बाबर का आक्रमण। देखिए भारत में बाबर का जो पहला आक्रमण था, हम सब लोग पढ़ते आए 1526, लेकिन मैं कहूं कि 1526 से पहले भी आक्रमण हुआ था। तो बाबर ने सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो बाजौर में किया था। बाजौर भेरा भीरी का युद्ध, बाजौर कह लें या भेरा भीरा का युद्ध कह लें, यूसुफजाई जाति के खिलाफ। ये मुस्लिम जाति थी भारत में, यूसुफजाई जाति के खिलाफ, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। अगर हम यूपीएससी लेवल को देखें तो बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है कि उसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग भेरा भीरी के युद्ध में किया था। भेरा भीरी का युद्ध होगा ना, भेरा भीरा का युद्ध। अच्छा, इसमें जिसे बाजौर का युद्ध भी कहते हैं, तो बाजौर के युद्ध में क्या किया गया? बाबर ने भैया किसका प्रयोग किया था? आप कहेंगे सर बाबर ने बारूद का प्रयोग किया। बारूद का प्रयोग 1518-19 में किया। लेकिन जब हम वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो पानीपत का पहला युद्ध है जिसमें बाबर क्या करता है? तोप के गोले का प्रयोग करता है। तोप का गोला, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत में पहली बार तोप का प्रयोग पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया। हालांकि बाबर पहले ही बारूद का प्रयोग कर चुका था बाजौर के युद्ध में, जो यूसुफजाई जाति को हराया था। यूसुफजाई जाति जो भारत में मुस्लिम जाति थी, इसको पराजित करने वाला बाबर था। कौन था? बाबर। चलिए लिख लीजिए यहां पर कि सर भारत में प्रथम युद्ध 1518-19 में हुआ था। बाजौर का युद्ध कहते हैं, जिसे भेरा भीरी का युद्ध कहते हैं।
ठीक है, भेरा भीरी का युद्ध कहा जाता है। तो ये आप लोग लिखना। आगे बात आती है पानीपत का प्रथम युद्ध। यहां से इंपोर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है। चलिए हम बात करेंगे सर, इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है और अंतिम लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। अब बाबर ने इस युद्ध को जीतने का जो श्रेय दिया वो किसे दिया? देखिए, बाबर कहता है कि उसकी सेना इस युद्ध को लड़ रही है, बाबर युद्ध लड़ रहा है। बाबर कहता है कि इस युद्ध को जीतने का श्रेय उसने अपने तीरंदाजों को जो तीर चला रहे थे और उसने अपने निशानबाजों को, जिसमें महत्वपूर्ण नाम है उस्ताद अली और मुस्तफा, बाबर के निशानेबाज थे, जिनके बदौलत बाबर ने युद्ध जीता था। और इसी युद्ध में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, कलंदर की उपाधि धारण की। और यह वही युद्ध है जिसमें तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई गई। तुलुगमा युद्ध पद्धति का मतलब है कि भैया क्या करना, तुलुगमा युद्ध पद्धति, जिसमें भैया सैन्य विभाजन करके युद्ध लड़ना। ठीक है, उस्मानी पद्धति, जिसमें भैया तोपों की सजावट होती थी, दो गाड़ियों के बीच में तोप रखी जाती थी। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी टाइप नहीं होती है, उस समय घोड़ा गाड़ी होती थी, उसमें तोप सजाकर रखी जाती थी, उसे उस्मानी पद्धति कहते हैं। पहली बार तोप का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध में किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? पहली बार तोप का प्रयोग किया गया। तोपों को सजाने की पद्धति उस्मानी पद्धति के नाम से जानी गई। और इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई, तुलुगमा युद्ध पद्धति। चलिए जल्दी से बताइए। नहीं, संडे में भैया, संडे में क्लास नहीं रख पाएंगे। संडे में देखिए मेरी माताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है और मैं देखने भी नहीं जा पाया हूँ। अभी वो 2 दिन हॉस्पिटल में भी रही हैं। मैं आपकी क्लास के चक्कर में अपनी माताजी को देखने नहीं पहुँचा हूँ। बताइए, माँ से बाप से बढ़ के कोई दौलत होगी संसार में? कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों की क्लास मिस ना हो इसलिए मैं अपने घर तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। हालांकि मेरे पिताजी का फ़ोन आया, थोड़े नाराज़ भी हुए कि क्या करोगे जब माँ बाप ही नहीं रहेंगे, माँ तुम्हारी हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम अभी भी मिलने नहीं आ रहे हो। क्योंकि माँ थोड़ी हो जाती है ना उदास सी, तो मैं मिलने नहीं जा पा रहा हूँ, समझो आप। तो इसलिए मैं सैटरडे में आपकी मैराथन लगा लूंगा और मैं संडे में क्लास नहीं लूंगा। संडे में मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सैटरडे को मैं क्लास लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आपका ये समय है, बहुत ज़रूरी समय है, तो इस समय को मैं जाया नहीं होने दे सकता। ठीक है, माँ नाराज होंगी, पिताजी नाराज होंगे, मना लेंगे। बच्चों से कब तक नाराज होंगे वो लोग? चलिए, हमने यहां पर बात कर ली, तो आप मुझे बताएंगे युद्ध पद्धति, तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति किस युद्ध में अपनाई गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। निशानची कौन कौन थे बाबर के? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के निशानेबाज थे। इसमें बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तोपों को सजाने की पद्धति उस्मानी पद्धति थी। पहली बार तोप खाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आता है 17 मार्च 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ। राणा सांगा के साथ इस युद्ध में हार गए राणा सांगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु होती है 1528 में। 1528 में होती है। और जो इनके बहनोई थे, तो उन्होंने इन्हें क्या कर दिया? इन्हें भैया क्या कर दिया? जहर दे दिया। इन्हें क्या कर दिया? जहर। तो 1528 में इन्हें जहर दिया इनके बहनोई ने और इनकी हत्या कर दी। गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। बाबर गाजी का मतलब है काफिरों की हत्या करने वाला। जो काफिर हैं, जो बाबर के अनुसार काफिर वो सभी थे जो हिंदू मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं थे, जो गैर मुस्लिम लोग थे, वो सब बाबर की नजरों में गाजी थे। जिहाद का मतलब होता है कि बिना किसी को डराए धमकाए इस्लाम धर्म का प्रचार करना। बिना किसी को डराए धमकाए, बिना किसी को लालच दिए इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और इस्लाम धर्म के प्रचार के बारे में हम बात करेंगे कि सर जिहाद कहा जाता है, लेकिन आजकल की डेट में जिहाद का मतलब ही बदल दिया है। जिहाद का मतलब यह कर दिया है कि इस्लाम धर्म खतरे में है और इस्लाम को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, नहीं, जिहाद का कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जिहाद का मतलब बिना किसी को डराए धमकाए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तमगा एवं व्यापारिक कर समाप्त कर दिया था कि सर खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ, जिसमें राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ। बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। इसमें 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई क्योंकि उसके बहनोई ने जहर दे दिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बाबर की सेना अपनी हिम्मत तोड़ने लगी क्योंकि लगातार युद्ध लड़ रहे हैं ये लोग, तो भैया बाबर ने क्या कहा अपनी सेना से कि चलिए ठीक है, हम आपको जो तमगा कर है और जो व्यापारिक कर है, जो सैनिक व्यापार करेंगे उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। मम्मी जी का थोड़ा सा अब एज भी हो गई है उनकी, तो थोड़ा सा परेशान है वो। एक तो लीवर में प्रॉब्लम है, फिर उनके बैकबोन में दिक्कत हो गई थी, वो गिर गई थी। जिस दिन भाई की ही सगाई थी शायद 24 नवंबर को, तो उस दिन भाई की साथ सगाई थी, खुशी में थोड़ा सा जल्दी आ जा रही थी तो वो गिर गई। गिरने से उनकी एक तो बैकबोन में क्रैक हुआ, जो D8 होता है वो कोलैप्स कर गई, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी, और दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खा ली कि लीवर डैमेज कर दिया उन्होंने, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो इसलिए वो हॉस्पिटलाइज हैं। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब बात आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे कि सर 29 जनवरी 1528 में मेदनी रॉय के साथ बाबर का युद्ध हुआ। इसमें मेदनी रॉय को पराजित किया। किसको? मेदनी रॉय को किसने पराजित किया? ये सब बाबर के हो रहे हैं। 4 युद्ध पढ़ाऊंगा मैं बाबर के महत्वपूर्ण 1526 से 30 तक। 30 में तो मर ही जाएगा वो। ठीक है, मेदनी राय के साथ हुआ। ठीक है, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में महमूद लोदी के साथ हुआ। महमूद लोदी अफगान था। ठीक है, और 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया और फिर बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो उसे काबुल में दफना दिया गया। कहां पर? काबुल में दफना दिया गया। बताओ, एक बच्चा अभी भी कह रहा है सर ये रिकॉर्डेड क्लास है। वाह वाह जी वाह, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है। तभी तो दिक्कत आती है जी, तभी तो दिक्कत आती है। आपके लिए इतनी मेहनत करो, सब कुछ करो, और बाद में आप बिना सोचे समझे कह देते हो ये रिकॉर्डेड क्लास है। ये तो मेरा शरीर यहाँ पर है, आत्मा तो कहीं बाहर गई हुई है ना। चलिए, तो हमने पढ़ा कि जो बाबर है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, फिर इसे काबुल ले जाया गया। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। ठीक है जी, चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से इसको लिखिए कि सर चंदेरी का युद्ध कब है? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। एक वो ट्रिक हमने पढ़ी थी ना कि 26 में पानी पिया, 27 में घर गया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, ऐसे करके पढ़ा था ना हमने। पढ़ा था 26 में पानी पिया, 28 में क्या किया? चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो भैया सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए, जल्दी से यहां पर पढ़ लीजिए। आशा है आप लोग इनको लिख लेंगे फटाफट से। नेक्स्ट है हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में हम बात करेंगे कि सर हुमायूं के बारे में हम बात कर रहे हैं। हुमायूं भैया कितनी बार शासन करता है? हुमायूं का जो शासन काल है, हुमायूं ने शासन किया है 2 बार। कब कब? एक तो 1530 में 1540 तक, और एक बार हमने किया है जी 1530 से 1540, और एक बार हमने पढ़ा 1555 से लेकर 1556 तक। कहां तक? 1556 तक। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं भैया, बाबर का नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का अर्थ क्या है? हुमायूं का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा भाग्यशाली। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है जी भाग्यशाली। भाग्यशाली, ठीक है जी, हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। चलिए, पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं। बाबर के पिता, बाबर जो है हुमायूं का पिता है। राज्याभिषेक कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 में। इसके जन्म, राज्याभिषेक को लेकर भी बड़ा वो कहावतें हैं कि जब हुमायूं बच्चा था तो उस समय
या ऐसे कह लें कि हुमायूं जो था वो कहां पर था, कहां पर था? तो आप कहेंगे सर जिस समय बाबर की मृत्यु हुई उस समय हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित थोड़ी किया गया था। ठीक है, तो हुमायूं को राजा बना दिया। क्या बना दिया? राजा बना दिया। कुछ ने कहा कि सर बाबर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मेरा उत्तराधिकारी बाबर होगा, सॉरी हुमायूं होगा। ठीक है, तो हुमायूं को बना दिया गया, लेकिन हुमायूं के जो और भाई थे वो जो है मतभेद में आ जाते हैं। पानी चलिए, हमने पढ़ा कि सर बाबर के भाई आपस में मतभेद करने लग गए, क्योंकि बाबर के भाई सॉरी हुमायूं के भाई आपस में चाहते थे कि हम राजा बने, लेकिन हुमायूं ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने भाइयों में अपने साम्राज्य को बांट दिया। जब हुमायूं राजा बना तो हुमायूं के और भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदल, है ना, और एक बहन थी उनकी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो बात यहां पर यह हो गई कि सर कामरान को हुमायूं ने काबुल और गंधार दे दिया, लेकिन कामरान खुद राजा बनना चाह रहा था। कामरान ने असंतुष्ट होकर लाहौर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने कहा ठीक है भाई, मेरा ही तो भाई है, काबुल कंधार उस पर है ही, चलो लाहौर और मुल्तान पर भी उसने कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, वो शासन कर लेगा। अस्करी को उसने संभल दे दिया, अस्करी संभल से ही खुश था। हिंदल या हिंदाल, इसे मेवात दे दिया। क्या दे दिया? मेवात। हिंदल के गुरु हुआ करते थे, हिंदल के गुरु थे मीर बाबा, मीर अली मीर बाबा। मीर बाबा की एक पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं शादी करता है 1541 में। अभी पढ़ेंगे, शादी से पहले की घटनाएं पढ़ते हैं कि सर हुमायूं, जिसका पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं, बाबर का पुत्र था और राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 आगरा में करवाया। ठीक है, अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को क्या क्या दे दिया? काबुल, कंधार, और असंतुष्ट होकर कामरान ने लाहौर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। अस्करी को संभल दिया और हिंदल दे दिया। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। बाबर जो हुमायूं है वो 2 बार राजा बना, एक 1530 से 1540, 1555 से 1556। पत्नी है हमीदा बानो बेगम। विवाह कब किया था? विवाह कब हुआ? तो आप कहेंगे विवाह हुआ है 1541 में, 1541 में। और जब हुमायूं ने विवाह कर लिया तो हुमायूं अपनी पत्नी को किसके पास छोड़कर जाएगा? क्योंकि 1539-1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन से? एक युद्ध था जिसे हम बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहेंगे, एक था चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। अब बाबर मजबूर है भारत से भागने के लिए, सॉरी हुमायूं, बार बार बाबर क्यों आ रहा है? हुमायूं मजबूर है भारत से भागने के लिए। अब वो इसी बीच शादी कर लेता है, किससे? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम जो मीर अली की बेटी है, मीर अली जो कि हिंदल के गुरु थे। और आप कहेंगे सर हमीदा बानो बेगम राजा बीरसाल, जो अमरकोट पाकिस्तान के राजा थे, अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान के, तो अमरकोट के राजा थे राजा बीरसाल, और बीरसाल को हमीदा बानो बेगम अपना भाई मानती थी। क्या मानती थी? भाई मानती थी। जब हुमायूं भैया भागने के लिए मजबूर हुआ तो राजा बीरसाल के महल में अपनी बेगम हमीदा बानो बेगम को छोड़ गया, क्योंकि बहन के लिए सबसे सुरक्षित घर हो सकता है भाई का। तो हमीदा बानो बेगम अपना भाई मानती थी राजा बीरसाल को। ठाकुर राजपूत राजा थे राजा बीरसाल। राजा बीरसाल के महल अमरकोट पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर ने जन्म दिया। अब हुमायूं कहां है? ईरान में। कहां चला गया हुमायूं? ईरान में। ईरान के राजा थे शाह तहमास्प। जब तहमास्प के पास जाता है हुमायूं, मदद मांगता है कि जी मेरी मदद करो, मेरा मुल्क मुझे वापस दिलवाओ। हुमायूं कहता है कि भैया हिंदुस्तान पे मेरा शासन था, मेरे पूर्वज का शासन था, आप मुझे मेरा हिंदुस्तान दिलवाओ। ईरान के राजा कहते हैं मैं दिलवा तो दूंगा, लेकिन जो काबुल तुम्हारे कब्जे में, ये काबुल मुझे देना पड़ेगा। शाह तहमास्प की शर्त हुमायूं मान लेता है और हुमायूं पुनः भारत पर 1555 में सरहिंद मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है। और इसमें भैया कौन
बैरम खान हुमायूं का साथ देता है। कौन? बैरम खान। बैरम खान साथ देता है, यानी कि ईरानी सेना साथ देती है, जिसके बदौलत हुमायूं पुनः 1555 में मुगल वंश को दोबारा से स्थापित करता है भारत में। ठीक है, तो 1555 में फिर दिल्ली सल्तनत पर मुगल सल्तनत आ जाती है, दिल्ली पर मुगलों का शासन हो जाता है। और उसके बाद भैया 1556 में सीढ़ियों से गिरकर दीन पना दिल्ली में एक लाइब्रेरी थी, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। समझ गए आप? उसके बाद भैया अकबर, और जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर कहां होता है? गुरदासपुर पंजाब में। कलानौर एक जगह पड़ती है, कालानौर गुरदासपुर पंजाब में। उस समय अकबर को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, लेकिन अकबर का जो संरक्षक था, जो रीजेंट था, जो बॉडीगार्ड था, जो अंगरक्षक था, उसका नाम था बैरम खान। बैरम खान चालाक था। उनने कहा कि भैया जो है, अगर उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ तो साम्राज्य में विद्रोह हो जाएगा। उसने कहा कि हुमायूं ने, सम्राट ने अपना उत्तराधिकारी अकबर को घोषित कर दिया। उसने ईंटों का सिंहासन बनाया कलानौर गुरदासपुर पंजाब में, और वहां पर अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अकबर मात्र 13 साल 4 महीने का है। 13 साल 4 महीने का बच्चा राजा बन जाता है। तो मुगल काल में सबसे कम उम्र का राजा बना भारत में, वो था अकबर। लेकिन इससे पहले 11 वर्ष की आयु में बाबर राजा बना था, लेकिन वो भारत में नहीं, वो फरगना में बना था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मुगल वंश का सबसे कम उम्र का शासक कौन था? अकबर। ठीक है जी, हमने पढ़ा कि सर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, पुत्र हुआ अकबर। अकबर कब हुआ? आप कहेंगे सर अकबर होता है 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, एक नगर बसाया था दीनपना, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। प्रमुख युद्ध जैसे कालिंजर का युद्ध है 1531 में, यहां के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। हुमायूं का पहला आक्रमण था कालिंजर पर आक्रमण। फिर दोहरिया का युद्ध था 1532 में महमूद लोधी के साथ। कि सर दोहरिया का युद्ध कब लड़ा गया? 1532 में। किसके साथ? महमूद लोधी के साथ। कौन लड़ता है? हुमायूं। कालिंजर का आक्रमण कब हुआ? 1531 में। किसने किया था? हुमायूं ने। किस पर? प्रताप रुद्रदेव पर। किस पर? प्रताप रुद्रदेव पर। फिर चुनार का घेरा देखिए 1532 में 4 महीने लगातार घेरे रहने के बाद शेर खां हुमायूं के बीच में समझौता हुआ। शेर खां ये आगे चलकर शेरशाह सूरी बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ 1539 में। शेर खां के साथ शेर खां की विजय हो गई, और शेर खां ने शेर शाह की पदवी उपाधि धारण कर ली। शाह की पदवी धारण कर ली जो शेर खां था। अब इस युद्ध के बाद ये क्या बन गया? शेर शाह बन गया। क्या बन गया? शेर शाह। आप कहेंगे सर ये क्या बन गया? शेर शाह बन गया। चलिए आगे बात कर लें कि सर ये क्या बन गया? शेर शाह बन गया। चलिए नेक्स्ट है विलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ शेर शाह के बीच। इसमें शेर शाह की विजय हो गई, और भैया यहां से हुमायूं भागने के लिए बेबस हुआ। जब हुमायूं भाग रहा था तो गर्वनाशा गंगा में डूबने वाला था, और वहां पर इसको बचाया किसने? इसे बचाया निजाम ने। तो हुमायूं ने निजाम को यह वादा किया कि मैं राजा बनूंगा तो आपको बादशाह घोषित करूंगा। तो हुमायूं ने निजाम को 1 दिन का बादशाह बनाया। यह वही निजाम है जिसने भिस्ती कह लें, निजाम कह लें, इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। भारत में चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? भिस्ती या निजाम ने। ठीक है, आगे बात करेंगे सरहिंद का युद्ध 1555 में सिकंदर के साथ हुआ। सिकंदर सूरी है। ये सूर वंश का राजा है। सिकंदर लोधी वंश का नहीं, सूर वंश का राजा है। ठीक है, इसमें हुमायूं की जीत हो गई। हुमायूं और बैरम खान ने भाग लिया। कि सर जो सरहिंद का युद्ध था इसमें हुमायूं और बैरम खान लड़ रहे थे। किससे? सिकंदर से। और ये सिकंदर कौन है? ये सूरी वंश का है। ये किसका है? सूरी वंश का राजा है। ठीक है, किस वंश का है? सूरी वंश का राजा है। खत्म हो गई कहानी। चलिए लिख लीजिए भैया। ठीक है, ये बातें हमने यहां पर पढ़ ली। ओम बाबूजी धन्यवाद भैया। चलिए
अच्छा लगेगा जब आप सब लोग सम्मान समारोह में आएंगे और आप कहेंगे कि अरे सर मज़ा आया आपसे पढ़ने में। टीचर को और क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए, आप आएँ सम्मान समारोह में आएँ और बताएं कि भैया हम इनसे पढ़े थे, बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में। यही चाहिए टीचर को, और क्या चाहिए आपसे, है ना। टीचर केवल सम्मान का भूखा है, पैसे का नहीं, पैसे का नहीं। आप खुद सोचो कि आप कहीं ऑफलाइन में पढ़ते होगे तो 1,000 से तो कम क्या ही फीस होगी महीने में। यहाँ आपको 500-600 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, 4-5 महीने का। उसमें आपको मेडिकल भी, उसमें आपको फिजिकल भी। एक मेडिकल कराने की डॉक्टर 1,000 रुपये कम से कम फीस ले जाता है एक बच्चे से। सोचो, तो आपकी फ़ीस तो उसी में चली गई। आपका मेडिकल, फिर आपका सम्मान समारोह, बहुत कुछ है। फिर भी हम आपसे सम्मान की उम्मीद रखते हैं। ठीक है जी, लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख लीजिए फटाफट से, आप इसको पढ़िएगा। आगे बात करेंगे कि सर हुमायूं के बारे में बात कर रहे हैं कि हुमायूं ज्योतिष विद्या, आप कहेंगे सर हुमायूं जो है ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था, इसलिए 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। सोमवार को सफेद वस्त्र, बुधवार को हरा, गुरुवार को गुलाबी, मंगलवार को लाल, गुरुवार को पीला और शनिवार को काला। ठीक है। जनवरी 1556 में दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो लोग कहने लगे कि यह ऐसा मुगल बादशाह था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया, क्योंकि कभी तो ये ईरान जाता है, कभी बाहर आता है, कभी फिर भारत में लड़ता है, तो पूरे टाइम ये लड़ता रहा, भागता रहा, मरता रहा और फाइनली पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ये दीनपना कहाँ है? दिल्ली में। इसका मकबरा दिल्ली में हमीदा बानो बेगम, जिसे हम कहते हैं हाजी बेगम, क्या कहते हैं? हाजी बेगम या बेगा बेगम, हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। बताइए जल्दी से, लिख लीजिए आप लोग। यहां पर हमने पढ़ लिया, सिंपल सी क्लासेस हैं, इनको अच्छे से आप लिखते चलेंगे कि सर हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था, इसीलिए वो अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। सर रजिया सुल्तान कब आई? रजिया सुल्तान तो हमने पढ़ ली, वो तो 1236 से 1240 तक रही थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, वो दिल्ली सल्तनत में पढ़ी थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब यहां पर बात आती है शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी जिसके बचपन का नाम था फरीद, ये सूर वंश का था, तो मैंने सोचा भाई यहीं पर पढ़ा देते हैं, फिर अकबर पढ़ेंगे, क्योंकि हुमायूं के समय का है ये राजा। इसकी शेर खां, मोहम्मद वहार खां लोहानी द्वारा इसे शेर खां की उपाधि दी गई, क्योंकि इसने बचपन में शेर का जो दांत गिनने की कोशिश की थी। तो फरीद खां इसके बचपन का नाम था। इसे मोहम्मद वहार खां लोहानी द्वारा शेर खां की उपाधि दी गई। शेर खां के जो पिता थे उनका नाम था हसन खां, जो सासाराम के जमींदार थे। इसका पुत्र था इस्लाम शाह। शेर शाह का पुत्र कौन था? इस्लाम शाह। इसने शेर शाह ने किसका निर्माण कराया? रोहतासगढ़ के किले का, और किला ए कुन्हा, रोहतासगढ़ का किला ए कुन्हा बनवाया। 1545 में कालिंजर को जीतने के समय जो तोप का गोला फट गया, जिसके कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। जब तोप का गोला फटा तो शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो इसने क्या किया? इसने सूरी वंश को जन्म दिया। ये किसका था? सूरी या सूरवंश, सूरी या सूरवंश। ठीक है जी। ये कब से कब तक रहा? 1540 से लेकर 1555 तक रहा। ठीक है जी। चलिए, हालांकि जो शेर खां है, शेर खां का शासनकाल कब से कब तक था? शेर खां का जो शासनकाल है, इसने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था, क्योंकि 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका बहुत महत्वपूर्ण नाम, केवल 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। शेर शाह का मकबरा कहां है? सासाराम बिहार में। इसने खुद बनवाया था अपना मकबरा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी में दफना देना। और इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। और जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? इसी ने किया था। आप कहेंगे सर सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। और जीटी रोड, देखूं आगे कहीं लिखवाया है क्या मैंने? ये लिखवाया हुआ है, चलिए पढ़ लीजिए इसको। यहां पर हम बात करेंगे, हमने बात कर ली कि सर बचपन का नाम क्या था? फरीद। उपाधि क्या थी? शेर खां। पिता कौन थे? हसन खां। इस्लाम शाह किसका पुत्र था? आप कहेंगे शेर शाह का। देखिए, काम ऐसा करो कि माँ बाप याद रखें, है ना, कि भाई हमारे बच्चों ने हमारा नाम रोशन कर दिया।
आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सबसे बड़ी खुशी आपके माँ बाप को होगी। आप कभी अपने माँ से पूछते हो कि मम्मी आप सबसे बाद में सोती हो, सबसे पहले जग जाती हो, क्या आपको नींद नहीं आती? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? शरीर उनका दुखता नहीं है क्या? पूरे दिन काम करती हैं, दुखता नहीं है? पिताजी पूरे दिन काम करते हैं, थकते नहीं है? सब थकते हैं, लेकिन वो जब आपके चेहरे पे मुस्कान देखते हैं ना कि आपके वजह से वो पढ़ रहे हैं, तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। उन्हें उम्मीद है कि मेरी बेटी मेरा बेटा जो है नाम रोशन करेगा, सरकारी नौकरी लगेगी। जो लोग ताने मार रहे हैं ना आस पड़ोस के, अरे तुम्हारा बच्चा क्या करेगा, देखो पूरे दिन घूमता रहता है, लाइब्रेरी में टाइम पास करने जा रहा है, उन्हें अभी कुछ मत बोलो। जब सिलेक्शन हो जाए तब उन्हें दिखाना, ताऊ ताई देखो सिलेक्शन हुआ है, चाचा चाची देखो सिलेक्शन हुआ है। यकीन मानो वो ज्वाइनिंग लेटर ना आपके माँ बाप के लिए आपकी शादी से बड़ा दिन होगा। जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी ना, वो दिन आपके शादी से बड़ा दिन आपके माँ बाप के लिए है। तो ये दिन उन्हें दिखाओ ना, जिनका सपना वो देख रहे हैं, ये दिन उन्हें दिखाओ ना, मेहनत कर लो थोड़ी सी। एक कितने दिन की बात रह गई है? 23 तारीख से पेपर है, मात्र 10-12 दिन की बात रह गई। 10-12 दिन में आप मेहनत कर लो ना थोड़ी सी। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर शेर शाह ने क्या किया, भूमि माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो सिकंदर लोदी ने चलाया था। गज ए सिकंदरी किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने चलाया था। तो भैया यहां पर सन की डंडी का प्रयोग किया जाता है। तो आज भी कहीं 16 विषय का बीघे है, कहीं 20 विषय का बीघे। आप जानते हैं अगर हम अमरोहा और गजरौला की बात करें तो बहुत अंतर है। हमारा गांव पड़ता रामपुर जिले में, ठीक है, वहां 16 गठे का एक बीघा है, और हम रहते हैं अमरोहा जिले में, तो यहां पर जो 20 गठे का एक बीघा है। हमारे यहाँ 8 बीघे को एकड़ कहते हैं, और अमरोहा में जो है 6 बीघे को एकड़ कहते हैं। तो वो अलग अलग पैमाने से हैं, ठीक है। तो भैया कबूलियत या पट्टा प्रथा किसने स्टार्ट किया था? शेर शाह सूरी ने। आपने देखा वो पट्टे पर जमीन मिली है कि सरकार ने पट्टे पर जमीन दे दी थी। तो ये जो प्रथा स्टार्ट की थी, ये किसने स्टार्ट की थी? शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। चलिए आगे बात करेंगे। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह सूरी ने अपने समय में किया था। हालांकि डाक प्रथा तो ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है जी। सन की डंडी मतलब पेड़ होता है, सन का एक पेड़ होता है जिससे रस्सी बनाई जाती है, चलिए हम लोगों ने बात कर ली कि सर एक रुपया किसने चलाया था? तो भैया आप कहेंगे शेर शाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड, इसे सड़क ए आजम कहते थे, सड़क ए आजम कहा जाता था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया। इसका नाम किसने दिया था? ऑकलैंड ने। वायसराय हुआ करता था ऑकलैंड के द्वारा क्या किया गया? सड़क ए आजम को एक नाम दे दिया, ग्रांड ट्रंक रोड। ऑकलैंड के द्वारा नाम दिया गया ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क ए आजम को किसने दिया था? आप मुझे बताएंगे सर किसने दिया था, फटाफट से बताइए। तो आप कहेंगे सर किसने ग्रांड ट्रंक रोड जो नाम दिया था वो वायसराय हुआ करता था ऑकलैंड, ठीक है। चलिए आगे अकबर। चलिए अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। पिता हुमायूं है, माता हमीदा बानो बेगम है, शिक्षक अब्दुल लतीफ है। बैरम खान कौन था? अंगरक्षक। इसे अंगरक्षक कह लें, इसे बॉडीगार्ड कह लें। क्या कह लें? बॉडीगार्ड कह लें, अंगरक्षक कह लें, ठीक है, संरक्षक कह लें। गुरु शेख सलीम चिश्ती, सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। अकबर शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानता था, ठीक है जी। और राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कलानौर कहां पड़ता है? वर्तमान गुरदासपुर में। कहां पर? गुरदासपुर में, ठीक है। हम कहेंगे सर 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में 14 फरवरी 1556 में इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। राज्याभिषेक कहां पर हुआ है? आप कहेंगे सर ईंटों का सिंहासन बनाया था, ईंटों का सिंहासन बनाकर, ठीक है जी, ईंटों का सिंहासन बनाकर। किसका जी? आप कहेंगे सर ईंटों का सिंहासन बनाकर। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अजीत है, AJEET, अजीत।
चलिए, जिस पर किसी की जीत ना हो सके, अजीत, है ना। जिसको कभी जीता ना जा सके, वो होता है अजय। चलिए, तो भैया अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में। पिता थे हुमायूं, माता थी हमीदा बानो बेगम, शिक्षक थे अब्दुल लतीफ। अकबर अनपढ़ था। हुमायूं ने बतेरी कोशिश करी पढ़ाने की, बहुत कोशिश करी। जैसे हम लोग आप लोग अपने भाइयों को, बहनों को, अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे और वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे अभी आपके माँ बाप को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग कभी कभी थोड़ा सा आलस दिखा देते हैं, है ना, तो वैसे ही हुमायूं ने काफ़ी कोशिश की अकबर को पढ़ाने की। उसके लिए टीचर भी अपॉइंट कर दिया अब्दुल लतीफ़, लेकिन अब्दुल लतीफ़ बहुत अच्छा टीचर था, लेकिन अकबर को नहीं पढ़ा पाया। अकबर अनपढ़ था। अकबर कौन था? अनपढ़ था। चलिए बताइए जल्दी से। तो यहां पर हमने पढ़ लिया। बैरम खान कौन था? संरक्षक था, बॉडीगार्ड था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर अकबर जो है पैदल गया है। कलानौर में 1556 में 14 फरवरी 1556 में राज्याभिषेक करवाया। अच्छा, 14 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? हम लोग 14 फरवरी को क्या मनाते हैं बताना जरा, देख लेते हैं आप लोगों को। 14 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए जल्दी से। देखिए, बुक स्लॉट बुकिंग में बहुत दिक्कत है और अंकित सर ने इस पे रात एक वीडियो भी बनाया, आप प्लीज देख लीजिए उसको, है ना, प्लीज देख लीजिए। 14 फरवरी को हम क्या मनाते हैं बताएं? ब्लैक डे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ब्लैक डे। एकता कह रही है सर मम्मी भी देख रही हैं। अरे वाह, माता जी को चरण स्पर्श प्रणाम बोलना बेटा। बहुत बढ़िया जी, ब्लैक डे मनाते हैं, बिल्कुल सारी चीजें हैं। अब एक बार मेरे साथ बोलो कि अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542। कहां पर? अमरकोट में। किसके महल में? राणा बीरसाल के महल में। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। टीचर, अध्यापक कौन थे? अब्दुल लतीफ। अंगरक्षक, संरक्षक, बॉडीगार्ड कौन था? रीजेंट कौन था? बैरम खान। गुरु कौन थे? सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में, 14 फरवरी 1556 में। ठीक है जी, तो ये चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है, हम जानते हैं कि सर बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा का बेटा कौन था? बाबर। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का बेटा कौन था? मुअज्जम। ठीक है, तो ये ऐसे ही चली आ रही है, तो ये आप लोग पढ़िएगा, है ना। पीडीएफ आपको ये और भी मैं एडवांस में दे दूंगा। कल और पढ़ेंगे हम इसको, मुगल वंश को। उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे सैटरडे में सुबह 9 बजे। तो आप लोग भी बता देना सब क्लासेस में कि भैया सुबह 9 बजे जो है हमारी क्लास है हिस्ट्री की, ठीक है, ताकि कोई और क्लास भी ना लगे। समझ गए आप लोग? चलिए, धन्यवाद।